बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है और सबसे पहले चैप्टर का नेम जो है वो वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे जो पहला पार्ट स्टडी करेंगे वो वेक्टर का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तो हम आज वेक्टर को लेकर चलते हैं कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ज़ाहिर है हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ये होती हैं, फिर आगे उनकी टाइप्स पढ़ी थी, तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले जो इस वेक्टर वाले टॉपिक में है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आगे लिखा हुआ है, मैंने पहले डिफाइन लिखी है, विच कैन बी ऑब्जर्व एज वेल एज मेजर्ड। वो वाली मिकदारें जो ऑब्जर्व की जा सकती हो, जिनका मुशाहिदा किया जा सकता हो और साथ ही उनको मेजर भी किया जा सकता हो, तो उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये पहली बात होगी। आगे फिर टाइप्स की बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहली टाइप है स्केलर्स और जो दूसरी टाइप है वो है वेक्टर। तो स्केलर की एग्जांपल्स बेशुमार है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है, मैस, फिर लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, और वेक्टर की फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, स्केलर्स जो है वो होते क्या है, स्केलर्स क्वांटिटीज होती क्या है, वो वाली मिकदारें जिनको कंप्लीटली बयान करने के लिए सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड चाहिए हो, ना कि उनकी डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम बयान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 किलो मैस, तो इसको बयान कर दिया गया मुकम्मल कि ये 2 किलो है इसकी क्वांटिटी। तो इसमें सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, यानी कि उस क्वांटिटी की सिर्फ जो मेजरमेंट है वो सिर्फ रिक्वायर है। अब स्केलर में लेंथ आ जाती है, तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टाइम, फॉर एग्जाम्पल टाइम अभी कितना हुआ है, तो 11:20 हुए हैं या जो भी, तो उसमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के टाइम कितना हुआ है तो वो यानी कि बता दिया गया है। स्पीड किसी भी गाड़ी की कितनी है वो भी हमें पता चल जाती है, उसमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। इस तरह एक बॉडी के पास एनर्जी है, काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी, और भी डिफरेंट तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, उनमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हम कह सकते हैं अगर कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी के पास 10 जूल एनर्जी है, तो वो मुकम्मल ये बात जो है मुकम्मल तौर पर बयान की जा चुकी है, तो इसमें और वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कंप्लीट बयान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है। तो ये थी स्केलर्स एग्जांपल भी। अब आते हैं हम वेक्टर की तरफ। वेक्टर भी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं, मगर वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इट मीन इसमें मैग्नीट्यूड भी जरूरी होगी प्लस डायरेक्शन भी, यानी कि ये दोनों चीज़ें अगर हम एक ही टाइम के अंदर बयान करेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी मुकम्मल तौर पे बयान हो पाएगी। पहली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है फोर्स। अब फोर्स मैं कहता हूँ कि एक आदमी ने किसी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर फोर्स लगाई है 10 न्यूटन, तो ऑफकोर्स मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी दीवार पे लगाई है, किस डायरेक्शन पे लगाई है। तो इसी तरह वेट का जो फार्मूला होता है W = mg, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये चेंज होता रहता है, ठीक है नहीं, और एक टाइम आता है कि वेट 0 भी हो जाता है। तो इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी एक खास डायरेक्शन होती है। हम कहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट d है फॉर एग्जांपल। तो एक पॉइंट था, फिर 2, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, तो कहते हैं कि इन 2 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट था या है वो है d। तो इसको वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे और हमें पता बताएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, तभी हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली बयान कर सकते हैं। इस तरह मोमेंटम है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये बात क्लियर हो गई है कि वेक्टर के अंदर वो वाली मिकदारें आएंगी जिनको बयान करने के लिए, एक्सप्लेन
करने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड भी। और स्केलर में सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये थी हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स, तो स्केलर और वेक्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब स्केलर तो बिल्कुल सिंपल है ना, उसको रिप्रेजेंट करना आसान है। तो अब हम आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखें कि दो मेथड है, याद रखना, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक है सिंबॉलिकली या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास यानी कि मेथड है इसका, वो है ग्राफिकल मेथड, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो ये मेथड और रिप्रेजेंटेशन एक ही मीनिंग में यहाँ पे हम ले लिए। तो अब हम पहली चीज को बयान करते हैं कि सिंबॉलिकली या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है क्या। इसमें एक बात याद रखनी है कि आप कोई भी वेक्टर होगा उसको लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेटर मतलब कि जो आपके पास अल्फाबेट है, यानी कि ABCD कोई भी हो सकता है, तो उसमें बोल्ड फेस लेटर यूज किया जाता है। ये देखें, आपकी बुक आपके पास है फिजिक्स की, उसमें आप देख सकते हैं अगर फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया हो तो ये बोल्ड फेस लेटर बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखने वेलोसिटी, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको भी हमने बोल्ड फेस में लिखा हुआ है। तो आपकी बुक सेकंड चैप्टर के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज वेक्टर लिखी हुई हैं वो इस फेस में होंगी, बोल्ड फेस में, ठीक है नहीं। तो दूसरी चीज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जाहिर है पेपर के अंदर, आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, पेपर के अंदर आप ये बोल्ड फेस यूज नहीं करते जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो वो जो पेपर है वो खराब हो जाएगा और वहाँ पे वो जो आपकी सफाई है पेपर की वो नहीं रहेगी। तो इसके लिए नीचे वाला मेथड आप यूज करते हैं, लेटर विद एन एरो हेड। कोई भी लेटर लिखते हैं, जिस तरह मैंने फोर्स लिखा था बोल्ड फेस में, इसको आप बोल्ड फेस में नहीं लिखेंगे, लाइट फेस में लिखेंगे। तो इसके ऊपर एरो डालेंगे, एरो हेड लाजमी डालेंगे। तो इट मींस कि ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं। और इस तरह एक और तरीका है कि अगर फोर्स को आप इस तरह रिप्रेजेंट किया तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप चाहें तो ये एरो हेड नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये यूज किया जाता है। तो इट मींस ये दोनों दुरुस्त हैं। वेलोसिटी है तो वो भी बिल्कुल आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये होगी कि आप सिंबॉलिकली किस तरह से जाहिर करते हैं, लेकिन इस तरह से भी करते हैं। और ज्यादातर जो आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आप ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ये तो हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया और वेक्टर में हमने बता दिया वो सामने कि मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लाइट फेस लिख दें सिंपल, उसके ऊपर कोई एरो ना डालें। ये मैंने फोर्स और वेलोसिटी दो कॉमन एग्जांपल ली हुई हैं, और भी ले सकते हैं आप इस तरह की। तो देखिए ये फोर्स लिखी हुई है, तो अब इसकी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसके ऊपर ना तो बोल्ड फेस हुआ है और ना ही इसके ऊपर एरो हेड है। तो इट मींस कि लाइट फेस सिंपल आपने लिख दिया F और V। तो ये वेलोसिटी और फोर्स ही है, लेकिन उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इट मीन ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी इनकी सिर्फ एक हिस्सा रिप्रेजेंट किया गया है जो कि उसकी मैग्नीट्यूड पे मुश्तमिल था। अच्छा, एक और तरीका भी है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। अगर फोर्स है तो उसको ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर इसका मॉडुलस लिख दिया जाए, मॉड के अंदर लिख दिया जाए, मॉडुलस के अंदर लिख दिया जाए, तो ये भी क्या बन जाएगी? मैग्नीट्यूड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मैग्नीट्यूड बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इट मींस कि आपने जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करनी हो तो आप 3-4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कि आप लाइट फेस इस्तेमाल कर लें, सबसे जो कॉमन है। अगर वो नहीं करना चाहते तो ये आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर यूज कर सकते हैं कि एक वेक्टर को मॉडुलस की फॉर्म में लिखना। तो जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये जाहिर करेगा कि इस वक्त इस क्वांटिटी की सिर्फ मिकदार मैग्नीट्यूड क्वांटिटी जाहिर की गई है, बस और कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं ग्राफिकल, यानी कि जो अदर मेथड है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, सेकंड मेथड। तो इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें यह है कि ग्राफिकल के अंदर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर। मतलब मैं यहाँ पे आप ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक वेक्टर आपके पास फोर्स भी रेफरेंस, चलो सपोज के फोर्स है और ये 5 न्यूटन है। कितनी है? 5 न्यूटन मैंने लिख दिया। अब जो ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से
जाहिर किया जाता है और लास्ट पे एरो हेड इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, और इसमें दो चीजें आ गई। एक तो ये लाइन है जो इसकी लेंथ होगी हमारे पास, ये बताएगी कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड को लाइन रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो आपके साथ आपको सामने नजर आ रहा है एरो हेड, ये डायरेक्शन को जाहिर करेगा कि ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन की तरफ है। तो ये लिखा भी हुआ है लेंथ ऑफ लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, और जो एरो हेड है जो हम आखिर में तीर यूज करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को। तो इसमें जो लेंथ है वेक्टर की वो सूटेबल स्केल सेलेक्ट करके फिर हम उसको रखते हैं। तो ये पूरा आगे प्रॉपर मेथड है वो आप स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि ये जो वेक्टर है इसको ग्राफिकल मेथड के अंदर स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बात होगी, और उसके आखिर में एरो हेड डालते हैं, और एरो हेड डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि ये जो लेंथ ऑफ लाइन है, इस लाइन की जितनी लंबाई है, लेंथ है, वो उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही होती है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जो हमने लेके आगे चलना है। तो इसके बाद हम अगला मेथड पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका जी। जो अब हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ज़ाहिर है वेक्टर को रिप्रेजेंट आखिर किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर किया जाता है ना, तो इसलिए हम जो नया टॉपिक स्टडी करेंगे वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होगा वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका दूसरा नेम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो पहले इसकी देखिए डिफाइन ये होता क्या है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस में मुश्तमिल होता है और एक तीन लाइंस में मुश्तमिल होता है। तो डिफाइन में दोनों का जिक्र आया। द सेट ऑफ टू और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि वो कह रहा है कि ये जो है दो या फिर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का एक सेट होता है लाइनों का जो कि इंटरसेक्ट कर रहा होता है, आपस में कट कर रहा होता है एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, मतलब कि एक ही पॉइंट के ऊपर तीन लाइंस कट कर रही होती हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब क्या हुआ कि हर एक लाइन के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। इट मींस कि अगर दो लाइनें होंगी तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। और अगर तीसरी लाइन भी हम ड्रॉ कर दें तो इट मींस कि इसके दरमियान भी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ टू और थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये दो या फिर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल होता है जो कि इंटरसेक्ट कर रही होती हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। टू लाइंस का भी ओरिजिन हो सकता है और थ्री लाइंस का भी। द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उन लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो एक होता है आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अगर आपने देखा हो तो ये दो लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको ओरिजिन, और इसको एक्स प्राइम कहते हैं, इसको वाई और इसको वाई प्राइम कहते हैं। तो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है वो कहलाती है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और ये जो एक्स प्राइम है ये ओरिजिन से इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव को बताता है, जो नीचे फिर इसी तरह ओरिजिन है वो वाई की वैल्यू को नेगेटिव बताता है। अब हम चलते हैं कि जरा हमने ऊपर बात की है कि इसमें जो है दो लाइन भी हो सकती है, तीन भी। तो पहले हम जो दो लाइनों वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसकी थोड़ी वजाहत करेंगे। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें इट मींस कि दो लाइनें होंगी। टू डायमेंशनल यानी कि ये दो समती होगा, तो इसको प्लेन भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। If the system consists of two perpendicular lines, ये जो नोटेशन है ये परपेंडिकुलर की इस्तेमाल होती है मैथमेटिक्स में, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। If the system consists of two perpendicular lines, अगर हमारे पास एक सिस्टम हो वो दो परपेंडिकुलर लाइनों पे मुश्तमिल हो तो हम उसको टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या फिर प्लेन भी कहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन कैसे होगी, अब देखते हैं। ये देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल which the vector makes with positive x axis in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो आपकी ये डायरेक्शन होती है ना, जो घड़ी है आपके पास वॉच, उसकी उलट डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज होती है और ये पॉजिटिव होती है किसी भी एंगल की, ठीक है। नहीं मैंने यहाँ थीटा लिख दिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल which the vector make with the positive x axis in anti-clockwise direction। तो एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो उस एंगल से रिप्रेजेंट की जाती है जो वो वेक्टर x पॉजिटिव के साथ बनाता है। अब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट या फिर d कोई वेक्टर दिया हुआ था, तो ये देखें ज़ाहिर है ये वेक्टर नीचे था, तो ये इसने कुछ एंगल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है और ये पॉजिटिव एंगल होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें ये जो लेंथ है ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये वर्टिकल लेंथ है y, यानी कि ये आप कह सकते हैं इसके कंपोनेंट है। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं दो हिस्से, तो ये किस्सा ये एक b है, तो फिर ये पॉइंट जो हमारे पास इधर फाइनल आएगा कोई भी इसमें p लिखा हुआ है ये a और b पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। a b तो हम इसको पॉइंट a b कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट है वो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, तो इसको स्पेस सिस्टम लिया जाता है, तो लिखा भी हुआ है द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस। अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो 3 परपेंडिकुलर लाइंस पे मुश्तमिल हो तो उसको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है इसको देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 एंगल्स। वहां पे सिर्फ एक एंगल था हमारा जो 2 डायमेंशनल में था, यहाँ 3 एंगल आ जाते हैं। तीनों एंगल्स से रिप्रेजेंट की जाती है विच द वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई एंड z। तो जो तीनों एक्सिस हैं हमारे पास एक्स वाई z, उन तीनों के साथ उस वेक्टर के जो एंगल बनते हैं, अगर हमारे पास ये देखें मैंने कोई वेक्टर p लिया यहाँ पे a सो b, अब ये आप एक्स वाई z जो है नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ y लिख दिया, यहाँ पे x और यहाँ पे z, तो ये चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। इन बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास x जो है वो भी जाहिर है उस वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। इसी तरह जो हमारे पास y एक्सिस है उससे भी कुछ उस वेक्टर तक का कोई फासला होगा सर्कुलर, तो उसको हमने बीटा कहा, इसको अल्फा कहा। इसी तरह जो हमारे पास z एक्सिस है वो भी कुछ ना कुछ यानी कि इसके दरमियान फासला होगा, जिसको इस फासले को सर्कल के अंदर जो फासला होता है उसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना है। तो उसको हमने गैमा रिप्रेजेंट किया, तो ये आप डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क आ जाएगा। जब क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन। तो ये तीनों एंगल से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेस के अंदर। तो जबकि हमने इधर स्टडी किया था इसमें सिर्फ एक एंगल था हमारा जो कि एक्स एक्सिस के साथ था। ये कौन सी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ था तो पॉजिटिव, इट मींस कि यहाँ पे ये और ये अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे और गामा नेगेटिव भी होगा, ठीक है। जब हम उसकी लिखेंगे कि नेचर किस तरह की है। ये ना हमारा आज का जो टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक करना है।